हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजौरिया साइंस एकेडमी पर लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पोर्शन जो है हमारा साइंस का, जिसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने पहला पोर्शन जो पहला पार्ट था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हमारे चैप्टर के अंदर दी हुई है, जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे, आपके टाइम की मैं कद्र करता हूं, इसलिए टाइम हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 कंप्लीट करा था, तो जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी, जिसके अंदर वो हमने देख ली थी कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है, किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये बातें हम कर चुके थे, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ रिएक्शंस पढ़नी है। जैसे सबसे पहली जो रिएक्शन होगी हमारी, वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारी पहली रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखना कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर हमें दो तीन रिएक्शन पढ़नी है। जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी जो इसके अंदर हमें पढ़नी है वो है हमें इंडोथर्मिक रिएक्शन। और थर्ड जो हमें पढ़नी है इसके अंदर वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारी, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे जो सबसे पहली रिएक्शन है इसके अंदर वो है ऑक्सीडेशन। जो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी, जो सबसे पहले रिएक्शन है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो दूसरी रिएक्शन हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिएक्शंस और पढ़नी है हमें। जैसे जैसे हम इसके अंदर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और पढ़ेंगे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और इनकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसको कहा जाता है रेडॉक्स, उसको भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस है जिनको इस टॉपिक के अंदर हमें कवर करना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो देख लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले एक नोट जो क्लास 9th में हमने देखा था वो हम जरा सा देख लेते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदलते हैं। क्या होता है, ये कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदलता है। तो होता क्या है? ठीक है, एक सिंपल सा सवाल हमारे सामने है। तो होता क्या है? होता यह है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु के मध्य जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और उनकी जगह पर नए बॉन्ड जुड़ते हैं, और जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे H2 हमारे पास था। ठीक है, ये H2 हमारे पास है। इस H2 को जब हम तोड़ेंगे तो हमें एक ऑक्सीजन का आयन दिखाई देगा और दो हमें हाइड्रोजन के तत्व दिखाई देंगे। ठीक है, ये H2 था, फिर हमने इसको तोड़ा और ये
H2 जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो कुछ नया पदार्थ हमारे को मिलता है, नया पदार्थ हमारे साथ बनता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है कि एलिमेंट के एटम नहीं बदलते हैं, वो क्या करते हैं, बॉन्ड जो होते हैं उनके बीच में। अब यहाँ H2O है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो एटम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हुआ क्या, जो बंद होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं वो अपनी जगह बदलते हैं, वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन से आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी थी रिएक्शन के अंदर, हमने दो चीजें देखी थी कि एक तो हमारा LHS वाला भाग होता है जिसके अंदर होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और दूसरा हमारा RHS वाला भाग होता है जिसके अंदर बनता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो अभिकारक होते हैं हमारे, वो मिलते हैं और सिंगल उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट हमारा बनता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने लिया एक बीकर, ये हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ टुकड़े डाल दिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ टुकड़े डाल दिए और हमने क्या भर दिया इसके अंदर, हमने भर दिया पानी। ठीक है, हमने भर दिया पानी और कैल्शियम ऑक्साइड के। तो पहला रिएक्टेंट तो हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा रिएक्टेंट ये हो गया। जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलते हैं, जब H2O और CaO जब मिलता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है, प्लस क्या बनती है, बनती है एनर्जी। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विक लाइन और जो बनता है उसको कहा जाता है स्लैग लाइन। ठीक है, यह याद रखना। जब भी CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो वह जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, याद रखना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी थी, पहली थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी थी इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बना था उसमें क्या होता है, इसको यूज करते हैं हम घरों में पुताई में, इसलिए इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब संगमरमर, मार्बल, ये सब किससे बनते हैं, जब चूने के पत्थर में, चूने के पानी में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तब एक कठोर पदार्थ हमें मिलता है जिसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहा जाता है संगमरमर। ठीक है, पहली रिएक्शन देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो से मतलब है बाहर निकलना। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी जो होती है वो बाहर जाती है, उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भैया, एंडोथर्मिक में क्या होता है, बाहर ना जाते हुए एनर्जी कहा जाती है इन, एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, वो उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, जब मीथेन गैस जलती है, जब मीथेन गैस जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, जब मीथेन गैस जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बनती है ऊर्जा। ठीक है, क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है। हर एक रिएक्शन जिसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। याद रहेगा क्या, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है वो अभिक्रिया कहलाती है हमारी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है या अभिक्रिया कराने के लिए जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब देखना, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो इसमें भी क्या होता है, O2। देखना, O2 जब आती है, O2 जब आती है तो ये क्रिया करती है ग्लूकोज से, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उससे क्रिया करती है और क्या बनाती है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, 6H2O बनाती है, पानी बनाती है और बनाती है क्या, ATP। इस ऊर्जा का उपयोग तो शरीर हम क्या कर लेते हैं, इस ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं शरीर के कार्यों को करने के लिए, और ये पानी भी शरीर के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो पाचन के समय, अब हम खाने में क्या खाते हैं, राइस हो गया, पोटेटो हो गया या ब्रेड हो गया, तो ये सब क्या है,
ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जिनको कहा जाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और बॉडी को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन जो हमने यहाँ लिखी वही लिखी हुई है। एक होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह का सड़ना, अपघटन होना, ये सब भी जिसमें ऊर्जा निर्मित होती है, तो ये भी क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। एंडोथर्मिक में देखते हैं, अगला देखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। अभी हमने देखा था अपघटन होता है, किसमें होता है अपघटन होता है, तो क्या होता है, चीजें टूटती हैं और नए प्रोडक्ट बनते हैं। जब कोई एक रिएक्टेंट बहुत सारे उत्पाद के अंदर टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखना, a reaction in which you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products, जो कि छोटे छोटे कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है, इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट होता है, जब उसको एनर्जी दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट था, वो तो था सिंगल रिएक्टेंट, तो हमारे पास सिंगल था, लेकिन उत्पाद कितने बन गए, उत्पाद बन गया पहला, दूसरा और तीसरा, उत्पाद बन गए हमारे पास 3। तो इसी प्रकार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, जब इसको हीट दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना, और बनता है क्विक लाइम। ठीक है, बुझा हुआ चूना, इसी को क्विक लाइम कहते हैं, और बनती है CO2 गैस। या जब कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है चूना पत्थर या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हीट देनी पड़ रही है, तब जाके हमारा जो सिंगल उत्पाद था, जो सिंगल रिएक्टेंट था, वो 2 उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उदाहरण है। जैसे एक AgBr है, एक AgCl है, ये सनलाइट इनको जब मिलती है तो Ag और Br में टूट जाता है, AgCl Ag और Cl में टूट जाता है। तो ये इन दोनों रिएक्शंस को क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला जो पार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थान का परिवर्तन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीजें अदला बदली की जा रही है, उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि जिस तत्व की, जिस एलिमेंट की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, वो कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाता है। ठीक है, देखना, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, देखना, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इस क्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हमारे पास है जिंक और दूसरा है कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये कम क्रियाशील है, कॉपर जो है कम क्रियाशील है, और जिंक जो है वो है ज्यादा क्रियाशील। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जिंक कॉपर को हटाकर इसकी जगह पर बैठ जाता है और बनाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। इसी प्रकार Pb जो होता है, लेड होता है, वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो वो भी कॉपर को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाता है और Cl से क्रिया कर लेता है और लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। ये तो हो गया सिंगल। जब कोई एक तत्व, इसमें क्या होता है, जब एक तत्व एक यौगिक दूसरे तत्व को अलग करता है यौगिक से, तब बनती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, दो जो तत्व होते हैं वो दोनों आपस में जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर होता क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होता है। याद रखना, ये लाइन मत भूलना, ये लाइन अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखी तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, आयनों का एक्सचेंज होता है, ना कि एलिमेंट का। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट जो था हमारे पास, जब उसकी क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं तो जो बेरियम होता है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और एक लवण बनता है। कौन सा, NaCl। कौन सा लवण बनता है, NaCl। तो हुआ क्या इसके बीच, आयन जो थे, एक सोडियम आयन था हमारे पास धन आयन, और एक क्लोराइड आयन था हमारे पास जो ऋण आयन था। तो ये आयनों के बीच में क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, आयनों के बीच में आदान प्रदान हुआ और एक NaCl बना और बना बेरियम सल्फेट। ठीक है, विकास बेरियम की संयोजकता वैलेंसी जो प्लस
2 थी और सल्फेट की संयोजकता -2 थी, इसलिए ये आपस में जुड़ जाते हैं। एक दूसरे का अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी संयोजकता को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक अवक्षेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अवक्षेप बनाते हैं। इस क्रिया में एक अवक्षेप दिखता है जो उसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये याद रखना, क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। इसको उपचयन अपचयन रिडक्शन, देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को एक साथ कहते हैं रेडॉक्स। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हम देखते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में उपचयन। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहा जाता है उपचयन। अब होता क्या है, जब किसी अभिक्रिया पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या जुड़ रहा है ऑक्सीडेशन में? याद रखना, सिंपल था। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी, दोनों रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर एक बार दोहराएंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की वृद्धि, रिडक्शन ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, सिंपल। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन उपचयन कहते हैं। अ रिएक्शन वेयर अ सब्सटेंस गेन्स O2 और लूज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखा, कॉपर, इसमें हमने O2 से इसकी क्रिया करवाई, हीट दी, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। रिडक्शन में क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कॉपर ऑक्साइड था, जब हमने हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करवाई तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन ने क्रिया कर ली हमारे O2 से, तो हमारे पास से क्या निकल गया? ऑक्सीजन की, O2 की कमी हो गई हमारे पास। जब कमी होती है तो वो क्रिया कहलाती है रिडक्शन, और जब वृद्धि होती है तो उस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, जब एक ही रिएक्शन के अंदर हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और दूसरे भाग में ऑक्सीजन निकल जाती है, तो उसको उस क्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखना, जब हम कॉपर की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन O2 से क्रिया करके अलग हो जाता है। तो जब कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तब बचा हमारे पास क्या? सिर्फ कॉपर बचा। तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था पर यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस क्रिया को कहते हैं रिडक्शन। और जब हाइड्रोजन हमारे पास था और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लेता है, वाटर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास? O2 अतिरिक्त जो O2 था वो मिल गया, तो इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, आया समझ में? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। आगे देखते हैं, कोरोशन या संक्षारण। ये इस टॉपिक का इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो होता क्या है कोरोशन? जंग लगना क्या है? संक्षारण क्या है? जब कोई धातु धीरे धीरे मॉइस्चर, पानी या हवा के संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होती है? कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाता है? जंग लगने लग जाती है और धातु जो होती है वो अपने गुण धर्म को खो देती है। ठीक है, इस कंडीशन में उसको कहा जाता है कोरोशन या संक्षारण। आप सबने देखा होगा कि जब लोहे की कोई वस्तु नहीं होती है तो वह बहुत ही ज्यादा चमकीली होती है। ठीक है भैया, सही बात है। परंतु धीरे धीरे उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है और ये भूरे रंग की जो परत होती है इसी को कहते हैं जंग। ठीक है, ऐसी दूसरी धातुओं के साथ भी होता है। जब कोई धातु अम्ल एसिड के संपर्क में आती है, ह्यूमिडिटी के संपर्क में आती है, मॉइस्चर के संपर्क में आती है, तो वे संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, अब देखना, जैसे कॉपर के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है? कॉपर के ऊपर चढ़ती है हरी परत। ठीक है, जब उस पर जंग लगती है तो वो क्या हो जाता है? कॉपर हरा दिखाई देता है।
या ग्रीन कोटिंग उस पर हो जाती है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर पे जब संक्षारण होता है तो वो काली हो जाती है। चांदी आपने देखी होगी, ठीक है, चांदी को आपने देखा होगा आपके घरों में जो माताएं बहनें होती हैं वो ज्यादातर चांदी को यूज करती है। जिन अपने जेवर जो होते हैं, जेवरात होती हैं, अपने गहने होते हैं, वो चांदी के लगभग उनके बने होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो थोड़े टाइम बाद जब नहीं लाते हैं तब तो वो चमकीली दिखाई देती है आपको, लेकिन थोड़े वक्त के बाद वो काली पड़ जाती है, जिस पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसकी वजह से उस पर एक परत चढ़ जाती है, इसी को कहा जाता है कोरोशन या संक्षारण, स्पेशली आयरन। और सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है आपको, आयरन के अंदर ये आपको देखने को मिलती है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिखना, नोट करना, धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए या जंग लगने से बचाने के लिए कुछ निम्न तरीकों का यूज किया जाता है। सबसे पहला जो है, उस पर क्या कर दिया जाता है, उस पर पेंट कर दिया जाता है, पेंट करके, ठीक है, या फिर ऑयलिंग करके, ऑयलिंग करके, या फिर क्या होता है, गैल्वेनीकरण के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा धातुओं को पेंट करके या ऑयलिंग करके, गैल्वेनीकरण करके सड़ने से बचाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए आप, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।